प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था किस प्रकार से सेलों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे लिए कैसे उसका रिजल्ट्स रहेंगे, कि किस प्रकार से अगर हमें पुराने सेल हैं तो उन्हें कैसे जोड़ना है। पुराने सेल हैं तो मैंने कहा था आपको, प्रूफ किया था मैथमेटिकली कि हम उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। नए सेल हैं तो हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर हम नए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें एक सेल के बराबर ही फ़ायदा मिलेगा, और अगर हम पुराने सेल हैं लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो भी एक ही सेल के बराबर हमें रिजल्ट मिलेगा। आज हम जो है एक सेलों का मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसको मिक्स कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। संयुक्त संयोजन, संयुक्त संयोजन, संयुक्त संयोजन। मान लिया हर सेल ऐसे करके हमारे पास श्रेणी में n सेल है, और इस प्रकार की मान लिया हमारे पास m पंक्तियां हैं, यानी कि टोटल सेलों की संख्या कितनी हो गई? इस प्रकार से हमारे पास कई ऐसी पंक्तियां हैं, ऐसी m पंक्तियां हैं, m रोज। और अगर मैंने इसको जो है किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया R से, और हर सेल विद्युत वाहक बल E का है, और हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R है, तो अब इस वाले में जब कुल धारा बहेगी I इस R से, क्योंकि पूरा सेल का जो नेटवर्क है इसमें कुल सेल जो है बच्चों, हर लाइन में n सेल है और ऐसी n m लाइन है, तो कुल सेलों बराबर हो जाएगा n गुणा m। इतने सेल इसमें लगे हैं और सभी सेल एक जैसे हैं, तो इस केस में जो कुल विद्युत वाहक बल, इस R को जो कुल विद्युत वाहक बल मिलेगा, विद्युत वाहक बल वो मिलेगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है श्रेणी में जुड़ जाता है ई ऐसे एनी, और एनी समांतर में, तो समांतर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब कुल विद्युत वाहक बल एनी रहेगा। अब है कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत प्रतिरोध, ये हो जाएगा R एक पंक्ति का जो प्रतिरोध है वो NR हो जाएगा। लेकिन ऐसी m पंक्तियां हैं एक जैसी, तो समांतर में प्रतिरोध कम हो जाता है, m से भागा दे देंगे, क्योंकि आपने किया होगा अगर 3 प्रतिरोध एक जैसे श्रेणी के समांतर क्रम में लगे हैं तो R/3, और अगर 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं R के तो R/5, तो यहाँ पे NR ऐसे m है तो m लगेगा, प्लस इसके साथ ही कैपिटल R सीरीज में है तो ये जुड़ जाएगा। तो अब धारा, कुल धारा क्या हो जाएगी बच्चों? कुल धारा I जो यहाँ बह रही है, ये कुल विद्युत वाहक बल NE बटे कुल प्रतिरोध NR/m प्लस R। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा? I बराबर NE ऐसा रहा, और नीचे LCM आ गया NR प्लस MR, और ये M भी ऊपर चला गया। ये हमारा धारा का सूत्र आ गया। अब इस केस में गणित के द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि अगर ये NR और ये MR बराबर हो जाए तो I मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये थ्योरम है अधिकतम की शर्त, अधिकतम की शर्त, अधिकतम की शर्त है NR बराबर MR। ठीक है, ये एक थ्योरम के हिसाब से हमने लिख दिया अधिकतम की शर्त। तो अगर NR MR के बराबर है तब I अधिकतम बहेगी, और अन्यथा I जो भी बहेगी वो इसी सूत्र से निकाली जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों संयुक्त संयोजन की बारे में हमने बात करी।
अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि हमने सारे सेल एक ही विद्युत वाहक बल के लिए, सभी का आंतरिक प्रतिरोध भी एक ही लिया है, लेकिन अगर इनके विद्युत वाहक बल अलग अलग हो और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे धारा या निकालेंगे? तो वो अभी जो है इस वाले जो अभी तक हमने सीखा है इसके आधार पर उसकी गणना हम नहीं कर सकते। हम जो आगे की बात करेंगे उसमें हम उसकी गणना कर पाएंगे। तो आप इसको जो है भली भांति समझ लीजिए और जो है और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब मैं आपको अगला एक टॉपिक और कराता हूँ जो आपने पहले भी किया है। नोट से बिल्कुल ऐसे ही बनने जैसे मैंने लिखे हैं। इसमें भाषा वाषा कुछ नहीं आनी है, सीधे गणितीय व्यंजक ही आएंगे। ऐसे ही नोट बनाओ। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों विद्युत ऊर्जा और शक्ति। विद्युत ऊर्जा और शक्ति। अभी तक इस पूरे पाठ में हमने धारा कैसे निकालेंगे, धारा निकालने के लिए, धारा बहाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, सर्किट से संबंधी हमने बातें की। सर्किट में कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, कुल प्रतिरोध पता है, सेल का विद्युत वाहक बल पता है तो उसमें धारा हम कैसे निकालेंगे, ये सब हमने अभी तक सीखा है। अब हम जो है विद्युत ऊर्जा, विद्युत जब करंट किसी परिपथ में होके बहती है और परिपथ के किसी ऐसे भाग से बहती है जो विद्युत के बहने का प्रतिरोध विरोध करता है, यानी कि जिसका कोई प्रतिरोध है। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। अब मैंने इससे क्या किया, इसमें मैंने एक सेल लगा दिया। अभी तक हम सेलों को ऐसे ही दिखाते थे बच्चों। तो सेल का विद्युत वाहक बल E होता है और सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध R भी होता है। हम यहाँ पर दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन आपके दिमाग में ये R की बात होनी चाहिए। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया ही नहीं है तो आप उसको आदर्श सेल मान सकते हैं। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जितने भी सेल हैं, वास्तविक जितने भी सेल हैं, सबका आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो मान लिया मैंने ये सेल लगा दिया, सेल ने इसमें I धारा बहा दी। अब सेल ने जो इसके सिरों पे विभवांतर लगाया होगा बच्चों, उसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, और उसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, E माइनस IR इतना सेल। तो जब सेल इसमें विभवांतर लगाएगा तो इससे धारा जब बहेगी, अब इसमें धारा कैसे बहेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए खिसकेंगे इस साइड को। इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े गति करते हुए, धक्के खाते हुए, टकराते इधर को खिसकेंगे और धारा इधर को बहेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है टकराते हुए बच्चों खिसकते हैं और धारा बहती है, तो इस दौरान क्या होता है, आप अगर इसको छुएंगे तो आपको लगेगा ये कुछ गर्म हो गया है पहले से। तो इस घटना को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। धारा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रकट। और हुआ क्यों, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो यहाँ पर इस धातु के जो आयन हैं उनसे टकरा रहे हैं, तो वो जो आयन हैं इलेक्ट्रॉनों की गति में घर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। और आप जानते हैं, और इनको घर्षण करने के लिए इनको चला कौन रहा है, ये बैटरी चला रही, ऊर्जा ये बैटरी से ले रहे हैं और चल रहे हैं और टकरा के चल रहे हैं। तो इस बैटरी के द्वारा जो ली गई ऊर्जा है वो यहाँ टकरा के खर्च कर रहे हैं और वो ऊष्मा में बदल जा रही। इसी घटना को हम जूल प्रभाव कहते हैं। जूल प्रभाव, क्योंकि जूल ने इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए इसको जूल प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आप इसको साधारण रूप से अगर समझें, धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी इसको हम कह सकते हैं। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो धारा की
ऊष्मीय प्रभाव से, इसी को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो जूल ने कहा यदि कोई विद्युत धारा, तो नोट्स बना लीजिए, यदि कोई विद्युत धारा आई किसी प्रतिरोध से, किसी प्रतिरोध R से T समय तक, T समय अंतराल तक प्रवाहित होती है, तब उत्पन्न ऊष्मा H, हम हीट, ये Q भी कह सकते हैं, ये समानुपाती होती है I के स्क्वायर के, R के और T के। यदि कोई विद्युत धारा I किसी प्रतिरोध R से T समानांतर तक प्रवाहित होती है, तब उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर RT है। ये जूल का कथन है, जूल का कथन। या H बराबर K I स्क्वायर RT, जहाँ K समानुपाती नियतांक, जहाँ K समानुपाती नियतांक है और जिसका मान कितना है, जिसका मान प्रयोगों के द्वारा 1 निर्धारित किया है। इसलिए H बराबर क्या हो गया बच्चों, I स्क्वायर RT, ये फेमस फॉर्मूला है। अब इस सूत्र को देखिए, ये सूत्र बहुत सारी बातें बता रहा है। अगर हम प्रतिरोध को दुगना कर दें, इस चालक के प्रतिरोध को दुगना कर दें, किसी चालक का प्रतिरोध के बारे में आपको पहले पता है, R बराबर रो L अपॉन है, इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसके धातु कौन से पदार्थ की बनी है, इसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। तो अब अगर मैं किसी चालक को की लंबाई डबल कर दूं, L डबल कर दूं, तो इसका प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा। तो और I अगर वही रखूं फिर भी, तो R के डबल होने से हीट डबल हो जाएगी। इसका मानना है H का और R का कैसा संबंध है, R डबल तो H डबल, बशर्ते I और T में कोई परिवर्तन हम ना करें। इसी प्रकार से अगर मैं R और T को अपरिवर्तित करके I को डबल कर दूं, तो हीट 4 गुनी हो जाएगी। इसका माने धारा को दुगना कर देने से ज़्यादा हीट निकल रही R को डबल करने की वजह। या अगर आप T को भी डबल करें, तो T को डबल करने पर भी आप पाएंगे क्या कि जो है वो धारा का ज़्यादा असर है, क्योंकि इसकी घात 2 है। इसलिए किसी भी परिपथ में धारा बढ़ने से हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरण हैं, जैसे आपका इमर्सन रॉड है या अन्य उपकरण है, जैसे ही इनमें हम इनको लगाते तो जल्दी गर्म, प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वो भी गर्म हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, इन सभी उपकरणों का प्रतिरोध कम होता है। तो जैसे ही प्रतिरोध कम होता है, हम उसको एक धारा देते हैं तो धारा ज़्यादा आती है इनमें, यानी कि आपका बल्ब जितनी धारा लेता है उससे ज़्यादा धारा आपका प्रेस लेता है, या आपका इमर्सन रॉड पानी गर्म करने का उपकरण वो ज़्यादा धारा लेता है। और ज़्यादा धारा लेता है तो हीट उसकी, अगर धारा दुगनी लेगा तो हीट चौगुनी, अगर धारा चौगुनी लेगा तो हीट 16 गुनी हो जाएगी। तो इस एक बात तो ये समझने की बात है। अब आ जाइए आप इसी में आगे बढ़ते हैं कि जूल के प्रभाव को हमने समझ लिया कि जूल ने कहा कि जब कभी भी कोई चालक से धारा प्रवाहित होगी तो कुछ समय तक उसका प्रतिरोध है तो उसमें हीट निकलेगी। अब मान लिया हमें चालक का धारा नहीं दी है, हमें कहा है चालक का प्रतिरोध है
और इसके सिरों पर जैसे हमने वी विभवांतर लगाया बैटरी से टी समय तक लगा दिया। अब बताइए कितनी हीट उत्पन्न होगी। तो अब आई तो पता नहीं, या तो पहले आप आई निकाल लीजिए, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है ना, वी बराबर आई आर होता है। तो आई कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर, इसमें रख देते हैं आई की जगह। तो एच बराबर आई स्क्वायर है, तो वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एच का एक दूसरा सूत्र आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये एक नया सूत्र है, एक सूत्र ये, एक सूत्र ये। तो जरूरी नहीं कि आपको आई पता हो, अगर वी पता है तो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए वी भी डबल है, वी भी अगर डबल करते हैं हम किसी चालक के सिरों पे वी को डबल कर दे तो हीट उसकी 4 गुनी हो जाती है। लेकिन इस वाले सूत्र में क्या हो रहा है, अगर आर बढ़ रहा है तो हीट कम हो जा रही, यहाँ आर बढ़ने पे हीट बढ़ रही। ठीक है, उसका कारण यह है कि हमने यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट लिया है। अब तीसरा यह है कि अगर हमें आर भी नहीं पता है, अभी यहाँ आर पता है, खाली हमें पता आई और वी, हमने किसी चालक के सिरों पे जब वी विभवांतर लगाया तो आई धारा बनी, तो आर नहीं पता है। तो इस वाले में अगर मैं आर को गायब कर दूं, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, इसमें रख देता हूँ, एच बराबर आई स्क्वायर वी अपॉन आई इंटू टी। तो आप क्या पा रहे हैं, वी आई टी। ये तीसरा सूत्र आ गया। तो ये 3 सूत्र है। आपको आई और आर दिया है तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, आपको वी और आर दिया इसका, और आपको वी और आई दिया है तो इसका। इन तीनों सूत्रों का उपयोग है। लेकिन तीनों सूत्रों में आप देख रहे हैं यहाँ पर आई की घात 2 के समानुपाती है, यहाँ आई की ही समानुपाती है। यहाँ पर लग रहा है आई डबल होने पे हीट डबल ही हो पाएगी, जबकि यहाँ लग रहा है आई डबल होने पे हीट 4 गुनी हो जाएगी। उसका कारण यह है कि यहाँ संबंध अलग टाइप का आ गया है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये निकालना चाहें कि इससे डबल होगी ट्रिपल होगी, तो आप ये देख लीजिए जिसको आप डबल या ट्रिपल कर रहे हैं उसके अलावा बाकी कांस्टेंट रहने चाहिए, तब आपका वो सूत्र काम करेगा। अगर आपने यहाँ को आई को डबल किया वी को वही रखते हुए, तब हीट डबल ही हो पाएगी, क्योंकि आई को डबल किया वी को वही रखते हुए। यहाँ पर आप आई को डबल कर रहे हो तो आपको वी तो पता नहीं है, तो यहाँ पर आर और टी को कांस्टेंट रखेंगे। तो आप किसी भी सूत्र से उत्तर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि जिसके बारे में आप बताना है उसके अलावा बाकी सब स्थिर होने चाहिए, वो कांस्टेंट होने चाहिए, वो बदलने नहीं चाहिए, तब आप बता पाएंगे। जैसे इस वाले में है, अब आप जानना चाहते हैं आर के डबल होने में हीट क्या होगी, तो ये आपका वी और टी दोनों फिक्स होने चाहिए, तब आर के डबल होने पे हीट आधी हो जाएगी। मुझे लगता है आपकी समझ में आ रही होगी ये बात। तो इसको भली भांति अपने बुद्धि में आप बैठा लीजिए। तो ये था हमारा ऊर्जा, जो विद्युत धारा जब बहती किसी परिपथ में, तो किसी एक पर्टिकुलर उपकरण या कोई हिस्से में कितनी ऊष्मा प्रकट होगी, ये उससे। अब दूसरा आता है, इसके बाद आता है शक्ति। इनके नोट्स बिल्कुल जैसा मैंने लिखा है इसी क्रम में इसको नीचे को उतार लीजिए। अब हम जो है 3 सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं। शक्ति की बात चली, एक था वी स्क्वायर अपॉन आर टी और तीसरा था एच बराबर वी आई टी। ये हमारे 3 सूत्र हैं। इन तीनों को ही आपको याद करना पड़ेगा। शक्ति क्या है, देखिए शक्ति ये है ऊर्जा खर्च करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा खर्च करने की दर। मान लिया पावर बराबर होगा एच अपॉन टी, ठीक, क्योंकि अभी हमने देखा एच जो ऊर्जा निकली थी वो टी टाइम में निकली थी, ये एच ऊर्जा टी टाइम में निकली, ये एच ऊर्जा टी, तो पावर क्या हो जाएगा एच अपॉन टी। अगर मैं इस सूत्र में ये एच के 3 सूत्र हैं, इनमें टी से भागा दे दूं तो मेरे पास पी के भी 3 सूत्र आएंगे। पहला वाला आ जाएगा आई स्क्वायर आर, देखिए ये टी कट गया इस 30 में। दूसरा आ जाएगा वी स्क्वायर बट्टे आर, और तीसरा आ जाएगा बच्चों वी आई। तो ये शक्ति के 3 सूत्र हो गए बच्चों हमारे पास।
अगर कोई उपकरण उसका प्रतिरोध फिक्स है, जैसे एग्जांपल के लिए घर के उपकरण जो हैं, अब घर के उपकरण में इसको अप्लाई करेंगे तो घर के उपकरण में जो भी आपका उपकरण है उसका आर फिक्स होता है, ये आर फिक्स होता है, क्योंकि पंखे का उपकरण आर बराबर, मैंने आपको बताया था आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो किसी भी उपकरण का आर तभी चेंज होगा जब या तो उसका पदार्थ बदल दें, या उसकी लंबाई में चेंज कर दें, या उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में चेंज कर दें। क्योंकि घर में लगा हुआ उपकरण है तो हम तो उसका कोई चेंज कर नहीं रहे, तो उसका आर फिक्स होगा। अब अगर वोल्टेज अचानक ज़्यादा आ जाए तो वोल्टेज ज़्यादा आने से क्या होगा, धारा बढ़ जाएगी। तो धारा बढ़ जाएगी तो पावर जो है धारा के वर्ग के अनुसार बच्चों क्या होगा, खर्च होगी पावर। और पावर, क्योंकि हीट जो है वो जूल में होती है बच्चों, और टाइम टी सेकंड में होता है, तो जूल प्रति सेकंड को बच्चों हम क्या कहते हैं, वॉट। और आपने नाम भी सुना होगा जेम्स वॉट के नाम से पावर की यूनिट पढ़ी है। तो वॉट में शक्ति होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हीट को जूल के बजाय कैलोरी में भी लिखा जाता है। तो कैलोरी प्रति सेकंड अगर लिखा है तो इसको आप वॉट नहीं कहेंगे, आप क्या करेंगे, पहले कैलोरी को जूल में बदलेंगे। और एक कैलोरी बराबर होता है बच्चों 4.2 जूल। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 4.2 जूल प्रति सेकंड होगा, यानी कि 4.2 वॉट हो गया। इस प्रकार से आपको बदलना आना चाहिए, कैलोरी को कैसे बदलेंगे। इसी प्रकार से 1 किलो कैलोरी अगर है बच्चों तो ये 4200 जूल, या ये 4186 जूल ऐसे भी लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में 4200 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये शक्ति और ऊर्जा से संबंधित मैंने आपको बात बताई। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे संबंधित कुछ एक चीज़ें और बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।